कैजुअल कौन से होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन से होते हैं, कैजुअल कितने हायर्ड वर्कर कितने तरीके के होते हैं, कैजुअल, रेगुलर, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। और भारत में कार्यबल का आकार कैसा है, महिलाओं का प्रतिशत जो है वो क्यों कम होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों ज़्यादा है और शहरों में क्यों कम है, इतनी बकवास जो है हम पढ़ चुके हैं। और जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, जब जीडीपी बढ़ती है, बट टेक्नोलॉजी अपडेशन की वजह से, उसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। और सहभागिता की दर क्या होती है, ये हम जो है पिछली कक्षा के अंदर ये सारा का सारा हम यहाँ पे पढ़ चुके थे। आई होप आपने जो है इसको रिवाइज कर लिया होगा। अब आज हमें क्या पढ़ना है, ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। आज हमें पहले ज़रा 3 वर्ड समझेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पे, इसको कहते हैं व्यावसायिक ढांचा। व्यावसायिक ढांचा जो है ये क्या होता है, कभी कभार ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि यार ये क्या आ गया व्यावसायिक ढांचा। व्यावसायिक ढांचे का मतलब ये होता है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला जो होता है प्राथमिक, दूसरा जो होता है बेटा वो होता है द्वितीयक, और तीसरा जो होता है ये होता है आपका तृतीयक। ठीक है सर हाँ जी, सर इसे व्यवसायिक संरचना भी कह सकते हैं ना। हाँ, व्यावसायिक ढांचा या व्यावसायिक संरचना भी आप जो है, व्यावसायिक संरचना जो है ये इसको जो है कह सकते हो। तो 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और इससे प्रीवियस कक्षा में हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसका नाम था कार्यबल। कार्यबल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 3 वर्ड पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था लेबर सप्लाई, एक पढ़ा था लेबर फोर्स, एक पढ़ा था वर्क फोर्स। ठीक है, श्रम की आपूर्ति, श्रम बल और कार्यबल। तो कार्यबल में मैंने आपको ये बताया था कि वो सारे के सारे बंदे जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, एक्चुअल में जो वर्क कर रहे हैं, बेरोजगार वाले लोग नहीं, वो लोग जो वास्तव में रोजगार में लगे हुए हैं, वो होता है कार्यबल। तो व्यावसायिक संरचना का मतलब ये होता है कि भाई प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, अब ये बंदे काम कर रहे हैं। तो जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ भाई एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो जनसंख्या है वो 100 है और कार्यबल जो है वो 60 है, मतलब 100 में से 60 बंदे काम कर रहे हैं। तो कहाँ काम कर रहे हैं, कहीं तो काम कर रहे होंगे ना। तो प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग काम करते हैं, जैसे मान लो 20 बंदे यहाँ काम कर रहे हैं, 30 बंदे यहाँ काम कर रहे हैं और 10 बंदे जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, 20, 30 और 10। तो इस चीज को, ये क्या है, ये हमारा कार्यबल था कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना बंदा काम कर रहा है, द्वितीयक में कितना काम कर रहा है, तृतीयक में कितना काम कर रहा है। इसी चीज को हम जो है व्यावसायिक संरचना या व्यावसायिक ढांचे के नाम से जानते हैं। बहुत बारी एग्जाम में आता है ये, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं बेटा एक फिक्स क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको कहते हैं कार्यबल का अनियमितीकरण। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। अनियमितीकरण सबसे पहला वर्ड है ये, और दूसरा जो वर्ड है ये है कार्यबल का अनौपचारिकताकरण। बहुत ही छोटा वर्ड है, ठीक है। आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला जो है वो है अनियमितीकरण, और दूसरा जो है वो है अनौपचारिकताकरण। अनौपचारिकताकरण। ये क्या दिक्कत है, देखो कितना छोटा वर्ड है अनौपचारिकताकरण। पहली बार देखा होगा आपने हिंदी में इतना बड़ा वर्ड। देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके ऊपर हर बारी इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आया ही आया है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैजुअलाइजेशन। इसको कहते हैं कैजुअलाइजेशन
और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। तो ये क्या होता है, कैजुअलाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं और इनफॉर्मलाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं। देखिए पहले हम पढ़ते हैं अनियमितीकरण का क्या मतलब होता है। अनियमितीकरण, अनियमितीकरण का मतलब ये होता है, मैंने आपको इससे प्रीवियस कक्षा में वो बताया था कि वर्कर जो है कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो एक भाड़े के मज़दूर जो होते हैं ना, वो तो आप कभी भूलोगे नहीं वैसे। अब एक भाड़े के मज़दूर मैंने आपको बताए थे, और भाड़े के मज़दूर मैंने आपको ये बताए थे जो दूसरों के लिए काम करते हैं, उनको हम भाड़े के मज़दूर कहते हैं, ठीक है, उनको हम भाड़े के मज़दूर कहते हैं। और मैंने आपको ये बताया था ये दो तरीके के होते हैं। पहले जो होते हैं वो होते हैं अनियमित, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं नियमित। नियमित मतलब रेगुलर वर्कर, जिनको मंथली सैलरी मिलती है, सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट मिलते हैं। और जो ये होते हैं आपके कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर कौन से होते हैं, जिनको बेटा दैनिक मजदूरी पे रखा जाता है, सोशल सिक्योरिटी का कोई बेनिफिट वगैरह नहीं मिलता, दिहाड़ी पे रखे जाते हैं एक दिन के लिए। अच्छा, तो ये जो भाड़े के जो मजदूर होते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हायर्ड वर्कर, ठीक है। हायर्ड वर्कर दो तरीके के होते हैं, कैजुअल और रेगुलर। तो ये समझिए ये अनियमितीकरण क्या होता है। अनियमितीकरण का मतलब ये होता है कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थव्यवस्था में जब ऐसी स्थिति जो है, ऐसी स्थिति जब क्रिएट होती है, जब क्या होता है अर्थव्यवस्था में, ये जो कैजुअल वर्कर जो होते हैं ना, कैजुअल वर्कर, जब इनकी संख्या बढ़ने लगती है, जब अनियमित मजदूर जो है ना, जब अनियमित मजदूरों की संख्या, अनियमित मजदूरों की संख्या अर्थव्यवस्था में बढ़ने लगती है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं कार्यबल का अनियमितीकरण। क्या बोला मैंने, जब अर्थव्यवस्था के अंदर कौन से, भाड़े के मजदूर में दो तरीके के हैं, कैजुअल और रेगुलर। तो जब अर्थव्यवस्था के अंदर कैजुअल वर्कर जो हैं जब वो बढ़ने लग जाते हैं, तो उस सिचुएशन को अनियमितीकरण की सिचुएशन कहते हैं। अच्छा जी, दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड जो है ये है बेटा अनौपचारिकताकरण। अनौपचारिकताकरण, अनौपचारिकताकरण क्या होता है ये समझिए। अनौपचारिकताकरण का मतलब ये होता है कि भाई इसको समझने के लिए आपको बेटा पहले ज़रा कुछ ये समझना पड़ेगा, अनौपचारिकताकरण को समझने के लिए, कि एक जो अर्थव्यवस्था जो होती है ना, एक जो अर्थव्यवस्था जो होती है या रोजगार के जो क्षेत्र होते हैं ना, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो रोजगार के जो क्षेत्र होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहले जो होते हैं उनको कहते हैं औपचारिक, पहले जो होते हैं वो होते हैं औपचारिक क्षेत्र, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर इसको कहते हैं। और दूसरे जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अनौपचारिक क्षेत्र। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। एक होता है फॉर्मल सेक्टर और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, अभी मैं ये नहीं समझा रहा, पहले आपको ये समझना है फॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है और इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है। फॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है, इसके अंदर निजी और सार्वजनिक दोनों तरीके के क्षेत्र आते हैं, सरकारी प्राइवेट दोनों, निजी और सार्वजनिक दोनों तरीके के क्षेत्र आएंगे। और इनको जो है बेटा, इनका और भी नाम है। औपचारिक क्षेत्र को आप संगठित भी कह सकते हो, ठीक है, संगठित क्षेत्र भी आप इसको कह सकते हो। और अनौपचारिक को जो है असंगठित क्षेत्र भी कहते हैं, असंगठित क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इनके जो हैं दो नाम होते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं औपचारिक कौन से होते हैं। मैंने बोला जी इसमें जो है निजी और सार्वजनिक दोनों तरीके के क्षेत्र आते हैं, और जो कर्मचारियों की जो संख्या होती है ना वो कितनी होती है, 10 और उससे ज़्यादा। कितनी होती है, 10 और उससे ज़्यादा जब कर्मचारियों की संख्या होती है तो वो बेटा संगठित क्षेत्र कहलाता है। और इसमें काम करने वाला कर्मचारी क्या कहलाएगा, औपचारिक कर्मचारी या संगठित क्षेत्र का कर्मचारी कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसकी बात करें, इसमें केवल प्राइवेट सेक्टर आता है, निजी क्षेत्र, इसमें सरकारी नहीं आता। ठीक है, सरकारी सेक्टर जो है ये कह सकते हो हमेशा, सरकारी सेक्टर जो है वो हमेशा संगठित ही होता है या औपचारिक ही होता है। फॉर्मल सेक्टर होते हैं वो हमेशा, सरकारी वाला इनफॉर्मल नहीं होता। निजी क्षेत्र में कौन सा, एक ऐसा निजी सेक्टर, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कर्मचारियों की जो संख्या है वो बेटा 10 से कम है, 10 से कम है। अगर 10 या उससे ज़्यादा है, भाई अर्थव्यवस्था में दो तरीके के सेक्टर होते हैं, एक निजी एक सरकारी। तो सरकारी वाला जो है वो तो संगठित ही रहेगा, ठीक है, लेकिन निजी वाले के लिए कंडीशन है कि कर्मचारी कितने हैं। अगर 10 से कम है तो वो कौन सा बन जाएगा, तो वो बन जाएगा असंगठित, अगर 10 से कम है। और अगर 10 या उससे ज़्यादा है तो वो कौन सा बन जाएगा, तो वो बन जाएगा संगठित। तो संगठित कौन से होते हैं और असंगठित कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है। इसके ऊपर बेटा कंपलसरी क्वेश्चन है, डिफरेंस इसमें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं, या औपचारिक क्षेत्र या अनौपचारिक क्षेत्र कौन से होते हैं। इसमें काम करने वाला बंदा फॉर्मल वर्कर कहलाता है और इसमें काम करने वाला बंदा इनफॉर्मल वर्कर कहलाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि औपचारिक श्रमिक और अनौपचारिक श्रमिक जो है वो कौन से होते हैं। इसमें काम करने वाला बंदा क्या कहलाएगा, इसमें काम करने वाला बंदा औपचारिक श्रमिक कहलाता है, जबकि इसमें काम करने वाला बंदा अनौपचारिक श्रमिक जो है वो जो है बेटा वो कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इनको जो है सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है, इनको जो है सामाजिक सुरक्षा का लाभ जो है ये मिलता है। क्वेश्चन ये है, सामाजिक सुरक्षा का लाभ क्या होता है। सामाजिक सुरक्षा का लाभ का मतलब होता है पीएफ की फैसिलिटी मिलती है, पेंशन की फैसिलिटी मिलती है, ग्रेजुएटी की फैसिलिटी मिलती है, इसको कहते हैं सामाजिक सुरक्षा का लाभ। जबकि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर होते हैं इनको जो है किसी भी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा का जो लाभ है वो नहीं मिलता, मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब कि बेटा इनको ना तो पीएफ मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी, ना ग्रेजुएटी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बकवास हमने क्यों पढ़ी है, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना है अनौपचारिकताकरण। इनके नाम से ही देखो इनका काम डिफाइन हुए हुआ है। जैसे ऊपर वाला भी हमने क्या पढ़ा था, अनियमित, बता रहा हूँ। देखो इन दोनों वर्ड के नाम पे इनका काम है बेटा। पहला था अनियमितीकरण, है ना। तो अनियमितीकरण, देखो मैंने बोला वर्कर दो तरीके के होते हैं, एक नियमित और एक अनियमित। तो अनियमितीकरण क्या है, मैंने बोला जब अर्थव्यवस्था में ये वाले वर्कर बढ़ जाएंगे अनियमित वाले, तो वो अनियमितीकरण कहलाएगा। भाई इसको मैंने बोला कैजुअलाइजेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो जब इकोनॉमी में कैजुअल वर्कर बढ़ जाएंगे तो वो कैजुअलाइजेशन है। हिंदी में अगर बात करें, जब नियमित मजदूरों की संख्या अर्थव्यवस्था में बढ़ती है तो वो अनियमितीकरण कहलाता है। और इसी तरीके से अनौपचारिकताकरण क्या कहलाएगा। मैंने बोला अनौपचारिकता को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा रोजगार के क्षेत्र दो तरीके के होते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर, औपचारिक और अनौपचारिक, जिसको संगठित और असंगठित भी कहते हैं। संगठित वाले जो होते हैं इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों तरीके के क्षेत्र आते हैं,
वो सारी की सारी कंपनियां, आप ऐसे समझ सकते हो कि वो सारी की सारी कंपनियां, वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें 10 या उससे ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं वो फॉर्मल वाली होती हैं, और जिसमें 10 से कम बंदे काम कर रहे होते हैं वो इनफॉर्मल वाली होती है। नंबर ऑफ वर्कर की कंडीशन है, अगर 10 से कम है तो इनफॉर्मल है, ठीक है, अगर 10 से ज़्यादा है तो वो बेटा फॉर्मल सेक्टर का जो है, फॉर्मल सेक्टर का जो है कंपनी कहलाएगी, और जो सरकारी होगा वो तो फॉर्मल में ही आएगा। इनको किसी भी तरीके का सामाजिक सारे लाभ मिलेंगे, पीएफ, पेंशन, ग्रेजुटी, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिलता है। इसमें काम करने वाला बंदा फॉर्मल वर्कर कहलाता है, इसमें काम करने वाला बंदा इनफॉर्मल वर्कर कहलाता है। अब मुद्दे का नाम क्या है? अनौपचारिकताकरण। तो अब देखो, आप खुद समझो, अनौपचारिकताकरण कहाँ लिखा हुआ है? अनौपचारिक, अनौपचारिक तो ये लिखा हुआ भाई, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। तो अनौपचारिकताकरण का मतलब क्या होगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने अनियमितीकरण बोला कि भाई जब अनियमित मजदूर बढ़ जाते हैं तो वो अनियमितीकरण है। तो जब बेटा इकोनॉमी के अंदर, इस सेक्टर के अंदर, अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर, जब अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर कर्मचारियों की जो संख्या है, जब कर्मचारियों की जो संख्या है वो अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जो कहते हैं अनौपचारिकताकरण कहलाते हैं। ये भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिखा हो सकता है बुक में कि जब औपचारिक क्षेत्र में कम और अनौपचारिक क्षेत्र में ज़्यादा जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, ज़्यादा लोगों की संख्या जो है, ज़्यादा लोग अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन को, उस स्थिति को जो है अनौपचारिकताकरण जो है कहते हैं। ये दोनों टर्म्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। तो अभी आपने 3 टर्म समझी हैं। पहली जो टर्म है वो है व्यावसायिक ढांचा, दूसरा है अनियमितीकरण, और तीसरा है अनौपचारिकताकरण। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है कि भाई बेरोजगार जो है वो कौन होता है? बेरोजगार ये कौन है? किस बंदे को हम बेरोजगार बोलेंगे? तो बेटा सिंपल सी बात है, एक ऐसा बंदा जो कि बेटा प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है, ठीक है, परंतु उसे काम नहीं मिल रहा, तो वो बंदा क्या कहलाता है बेटा? वो बंदा कहलाता है बेरोजगार। बंदे के अंदर स्किल है, कैपेबल है, सब कुछ ठीक है, काम करने के लिए रेडी है, कुछ भी सैलरी दे दो, लेकिन काम ही नहीं मिल रहा उसे, तो वो बंदा क्या कहलाएगा? वो बंदा बेरोजगार कहलाता है। अच्छा, अब हमें पढ़ना है कि बेरोजगारी जो है वो कितने तरीके की होती है। बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी जो है ये कितने तरीके की होती है। अभी हमने पढ़ा है बेरोजगार कौन है, अब हमें पढ़ना है कि बेरोजगारी कितने तरीके की होती है, ठीक है, या बेरोजगारी कितने तरीके की होती है। पहले हम ये समझेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किस तरीके की बेरोजगारी पाई जाती है और शहरी क्षेत्रों के अंदर किस तरीके की बेरोजगारी पाई जाती है। पहले हम इन दोनों के बारे में जो है चर्चा करते हैं। ग्रामीण की अगर हम बात करें तो इसमें 2 तरीके की बेरोजगारी हमको देखने के लिए मिलती है। पहली जो होती है इसको हम कहते हैं अदृश्य या इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और दूसरी जो होती है इसको कहते हैं बेटा मौसमी बेरोजगारी। अब ये क्या होती है? वेरी इजी, वेरी सिंपल, इनके नाम पे इनका काम है बेटा। ये है अदृश्य, या अच्छा इसका एक और नाम है छिपी हुई बेरोजगारी,
छिपी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, प्रछन्न बेरोजगारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो तीन नाम है इनके। तो देखो, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो एक खेत है, ठीक है, उसमें जो है 5 बंदे काम करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 5 बंदे मिलके टोटल 10 टन का उत्पादन करते हैं। अब मैंने इसमें से 2 बंदों को हटा दिया, अब कितने बंदे बचे? अब 3 बंदे बचे। 3 बंदे मिलके भी 10 टन का उत्पादन करते हैं। तो ये क्या बात हुई? 5 भी 10 कर रहे हैं, 3 भी 10 कर रहे हैं। मतलब कि ये 2 बंदे हटाने से उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उत्पादन पे किसी भी तरीके का कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ रहा है। तो मतलब ये बंदे फालतू में लगे हुए हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इनको हटाने से प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। तो ऐसी हमें तो लग रहा है ये काम कर रहे हैं, पर वास्तव में अगर हम इनको काम से हटा दें तो रोजगार पे, उत्पादन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, प्रोडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। तो ये बंदे बेफालतू में लगे हुए हैं। ऐसे बंदे जो हैं अदृश्य कहलाते हैं, अदृश्य बेरोजगारी, क्योंकि हमें तो लग रहा है वो काम कर रहे हैं लेकिन वो वास्तव में कोई काम नहीं कर रहे। ऐसी बेरोजगारी बेसिकली कृषि में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि गांव के अंदर बेसिकली जॉइंट फैमिली होती है और एक ही खेत में परिवार के सभी सदस्य काम कर रहे होते हैं। हमें तो लग रहा है वो काम कर रहे हैं। मान लो एक परिवार में 5 बंदे हैं, पाँचों के पाँचों काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे होते हैं वो पाँचों के पाँचों काम उसी खेत में? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है उनके पास। तो हमें तो लग रहा है कि पाँचों काम है, रोजगार में लगे हुए हैं, आज ये अपने खेत में काम करता है, लेकिन वो जो पाँचों मिलके जितना काम कर रहे हैं, अगर उसमें से 2 को हटा दें तो 3 भी उतना ही काम करेंगे। तो वो बेटा कृषि में बेसिकली छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी देखने के लिए मिलती है। अब है मौसमी बेरोजगारी, तो इसके तो नाम से ही पता चल रहा है। मौसमी मतलब भाई जो जिनका सीजनल काम है, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ और मेरा जो काम है वो एसी की सर्विस करने का काम है। क्या काम है? एसी की सर्विस करने का। एसी की सर्विस का मतलब एसी जो होते हैं घरों में, उनको चलाने से पहले सर्विस होती है बेटा उनकी। तो सर्विस लोग कब कराते हैं? जैसे अब गर्मी आने वाली है तो अब एसी का काम बहुत चलेगा। क्यों? क्योंकि बंद पड़ा है एसी 6 महीने से, अभी सर्दी थी तो अब उसमें धूल वूल जम जाती है, उसको साफ़ कराना पड़ता है तो ही ठंडी हवा आती है। तो एसी सर्विस का काम जो है बेटा गर्मियों में बहुत ज़्यादा चलता है। तो 6 महीने चलेगा गर्मियों का काम मस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। लेकिन फिर जैसे जैसे सितंबर अक्टूबर आएगा, दिसंबर आएगा, सर्दी हो जाएगी, लोगों के एसी बंद हो जाते हैं, कोई काम नहीं। तो ये बेटा बेरोज़गार, काम चला 6 महीने लेकिन फिर बेरोज़गार। अब 6 महीने क्या करें? तो इन्हें कुछ दूसरा देखना पड़ेगा, दूसरा विकल्प, क्योंकि सर्दियों में कोई भी एसी नहीं चलाता है, ठप है इनका काम। मान लो मैं जो है कूलर बेचता हूँ, तो कूलर कब बिकेगा बेटा? गर्मी में, सर्दी में तो नहीं बिकेगा। तो गर्मी में तो बेच लूँगा, सर्दी में क्या करूँगा? सर्दी में मुझे कुछ दूसरा विकल्प देखना पड़ेगा, या तो हीटर बेचूँ तो मेरा काम बनेगा। तो ऐसे बंदे जो सीजनल वर्क करते हैं, कृषि खुद एक सीजनल बिजनेस है बेटा, का काम है। मतलब कि जो फसलें होती हैं सबका टाइम होता है ना, ऐसा थोड़ी हर फसल को जब मर्जी उगा दिया जब मेरा मन करे कि चल आज आलू का एक टाइम है, गाजर का एक टाइम है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। खरीफ फसल, रबी फसल, सबके अपने अपने टाइम है कि ये इसी टाइम पीरियड में होती हैं। तो मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, कृषि खुद एक मौसमी है। तो ऐसे बंदे कुछ टाइम तो रोजगार में रहते हैं, कुछ टाइम बेरोजगार रहते हैं, उनको मौसमी कहते हैं। अब बात आती है शहरों की। शहरों में कौन कौन सी बेरोजगारी जो है वो देखने के लिए मिलती है? शहरों में जो बेरोजगारी देखने के लिए मिलती है ये है बेटा शिक्षित बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? शिक्षित बेरोजगारी, बड़ी ज़बरदस्त बेरोजगारी है। अब इसका मतलब क्या है बेटा शिक्षित बेरोजगारी? इसके नाम से तो आपको ये लग रहा है कि पढ़े लिखों को काम नहीं मिलेगा। इसके नाम से तो यही लग रहा है ना आपको कि बंदा पढ़ लिया, 12वीं कर ली और जी BA भी कर ली, BCom भी कर ली, मास्टर भी कर ली, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या इसका ये मतलब है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है बेटा।
ये तो मतलब है ये कि चलो काम नहीं मिल रहा, लेकिन इसका मतलब एक्चुअल में ये है, जैसे मान लो आप बहुत सुनते हो, आप बहुत सुनते होगे कि इंजीनियर के ऊपर बहुत जो है मेम्स बनते हैं, है ना। इंजीनियर के एक बंदा है, ठीक है, उसने इंजीनियरिंग कर ली। अब इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन आप सुनते होगे कि इंजीनियरों को जॉब नहीं मिलती है। अब वो क्या कर रहा है, अब वो मान लीजिए उसने क्या करा, वो जो है बेटा किसी कॉल सेंटर में काम कर रहा है। होता है ऐसा, फैक्ट है बेटा ये, कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर में कॉलिंग का काम कर रहा है इंजीनियरिंग होके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी स्किल प्लस अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा बेटा। उसकी स्किल क्या है, इंजीनियर है वो, क्वालिफिकेशन क्या है भैया, एमटेक बीटेक कर रखी है उसने, और काम क्या कर रहा है, कॉल सेंटर में। तो बेटा ये जो है शिक्षित बेरोजगारी का एग्जाम्पल है। अगर मैंने मान लो मास्टर कर रखी है, ठीक है, मैंने मास्टर कर रखी है, मैंने एमए इकोनॉमिक्स कर रखी है, और मैं जाके संजना के स्कूल में गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, जो पियोन होता है, गार्ड करता है। तो ये क्या कहलाएगा, शिक्षित बेरोजगारी। क्या कहलाएगा ये, शिक्षित बेरोजगारी। क्यों, क्योंकि मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन अपनी स्किल और अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा, तो उसको कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। ऐसा क्यों होता है बेटा, लोग अपनी फील्ड में काम क्यों नहीं कर रहे, ऐसा क्योंकि भाई काम धंधा नहीं है। वही है, इंजीनियरिंग कॉल सेंटर में बैठ के काम क्यों कर रहा है, क्योंकि नहीं है उसने जो काम किया, सीखा उसने, नहीं मिल रही उसको उस सेक्टर के अंदर जॉब, इसलिए वो किसी दूसरे सेक्टर के अंदर लगा हुआ है, दूसरी प्रोफाइल में लगा हुआ है। दूसरी और कौन सी बेरोजगारी देखने के लिए मिलती है यहाँ पे, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, औद्योगिक बेरोजगारी इसको कहते हैं बेटा, औद्योगिक बेरोजगारी का मतलब क्या है कि जो सेकेंडरी सेक्टर जो होता है उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हो बेटा आप। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जब लोगों को काम धंधा नहीं मिलता, अलग अलग इंडस्ट्री कह लो, खनिज, यातायात, व्यापार, कई तरीके के व्यवसाय होते हैं। जब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डाउन होती हैं, वहाँ पे लोगों को काम धंधा नहीं मिलता, तो वो जो है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट जो है कहलाता है। अभी हमने जो बेरोजगारी के टाइप पढ़े हैं, ये पढ़े हैं गांव और शहरों के अकॉर्डिंगली, कि ये वाली जो बेरोजगारी है गांव वाली, ये बेसिकली गांव में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। ये वाली दोनों गांव में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, बट इट डज नॉट मीन कि शहरों में नहीं मिलेगी, मोस्टली गांव में मिलेगी। और ये जो दोनों बेरोजगारी है, ये आपको शहरों में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। अभी हमने गांव और शहर के अकॉर्डिंगली पढ़ा है, लेकिन अब हम पढ़ते हैं ऐसी बेरोजगारी जो हर जगह मिलेगी। इसको कहते हैं बेरोजगारी के सामान्य प्रकार। मतलब ये हर जगह मिलेगी, गांव और शहर जो है ये आपका जो है बेटा मैटर नहीं करता। तो सबसे पहला जो है बेटा इसके अंदर ये है संघर्षात्मक। कुछ याद आ रहा होगा आपको, संघर्षात्मक बेरोजगारी अभी पढ़ा था हमने, उसमें आय और रोजगार के निर्धारण वाले चैप्टर के अंदर। क्या होता है संघर्षात्मक बेरोजगारी? संघर्षात्मक बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि जब बंदा अच्छी जॉब की तलाश में, जैसे मान लो आज 25 फरवरी है, मैंने आप जॉब छोड़ दी, आज अपनी जॉब क्विट कर दी। कोई भी रीज़न हो सकता है, सैलरी कम थी, परेशान कर दिया मेरे बॉस ने, जीना हराम कर दिया, काम बहुत देता है उसके हिसाब से सैलरी नहीं है, तो मैं तंग आ गया, मैंने जॉब छोड़ दी। तो बेटा इसका बिल्कुल, अब मेरे को ये इम्पॉसिबल है कि सुबह उठते ही मेरे को अगली जॉब मिल जाए, कि 26 फरवरी को मेरे को जॉब मिल जाए, हो ही नहीं सकता। भाई देखूंगा, सर्च करूंगा नेट पे, कहाँ कौन है कंपनी, कौन हायर कर रही है, कितनी सैलरी पे है, अब मेरे को तो उससे ज़्यादा चाहिए ना, क्योंकि मैंने जॉब ही इसलिए छोड़ी अच्छी जॉब की तलाश में।
तो 26 फरवरी को जॉब नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि जॉब बेटा, जॉब आपके लिए थोड़ी ना बैठी है। वहाँ पे भी मैंने आपको, अब हो सकता है मेरे को 1 मार्च को जॉब मिले, हो सकता है 5 मार्च को मिले, या हो सकता है 10 मार्च को मिले। मिलेगी तो सही, लेकिन 25 को छोड़ के कल ही नहीं मिलेगी, इतना तो तय है। तो इस टाइम पीरियड में मैं क्या हुआ, मैं 10 दिन 12 दिन मैं बेरोजगार रहा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? संघर्षात्मक बेरोजगारी, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट भी इसको कहते हैं। टेम्परेरी के, टेम्परेरी क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि जॉब तो मिलेगी, जॉब तो मिलेगी, लेकिन 5 दिन 10 दिन 12 दिन कुछ दिन बाद मिलेगी। इसको कहते हैं संघर्षात्मक। जब बंदा अच्छी जॉब की तलाश में अपनी जॉब को क्विट कर देता है और नई जॉब की तलाश में कुछ टाइम पीरियड के लिए बेरोजगार होता है, तो उसको कहते हैं संघर्षात्मक। जो मैंने आपको बताए थे ना, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन, वो यहाँ पे लिखना है। पहला है संघर्षात्मक, फिर है संरचनात्मक। संरचनात्मक मैंने आपको क्या बताया था? संरचनात्मक जो है मैंने आपको ये बताया था कि जब बंदे तकनीकी परिवर्तन की वजह से बेरोजगार हो जाते हैं, तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से, जैसे कंप्यूटर आया, कंप्यूटर आने की वजह से क्या हुआ? बेरोजगारी हुई। क्यों? क्योंकि बेटा जो कंपनियां हैं वो क्या, अब वो कौन सा बंदा मांगेंगी? वो एक ऐसा बंदा मांगेगी जिनको कंप्यूटर आता है, जिनके अंदर कंप्यूटर की स्किल है। और जबकि मार्केट के अंदर बंदे कौन से अवेलेबल थे तब? मार्केट के अंदर तब ऐसे बंदे अवेलेबल थे जिनको कंप्यूटर की स्किल नहीं थी, जिनको कंप्यूटर नहीं आता। तो क्या हो गया? स्किल मिसमैच हो गई बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो जब कौशल में मिसमैच हो जाता है, कंपनियां मांग रही हैं ऐसा बंदा जिनको कंप्यूटर आता हो। अब आया है भाई, अभी आया है, फिर लोगों को टाइम लगा सीखने में, 3 महीना 6 महीना 1 साल। जिन्होंने सीख लिया उनकी जॉब लग गई, और जिन्होंने नहीं सीखा वो बेरोजगार हो गए। तो वो कहलाता है संरचनात्मक। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था? तीसरा मैंने आपको बताया था चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? चक्रीय बेरोजगारी का मतलब होता है कि ये हमारा बिजनेस साइकिल होता है, ठीक है, जिसमें इसको हम क्या कहते हैं? इसमें इसको कहते हैं तेजी काल, और इसको हम क्या कहते हैं? मंदी काल। मंदी काल में क्या होता है बेटा? मंदी काल में मांग कम होती है और तेजी काल में मांग ज़्यादा होती है। मंदी काल में बेरोजगारी होती है, इसमें मंदी काल में, जैसे अभी कोविड के टाइम पे हुआ। कोविड के टाइम में क्या हुआ बेटा? मंदी काल आ गया, डिप्रेशन की सिचुएशन। तो ये बिजनेस साइकिल चलता रहता है इकोनॉमी के अंदर। मंदी काल, तेजी काल, लोग जॉब लगती है, छूटती है, लगती है, छूटती है। तो इसकी वजह से जब लोग बेरोजगार होते हैं, बिजनेस साइकिल की वजह से, कि अर्थव्यवस्था में जैसी सिचुएशन चल रही है मांग वगैरह की, उसकी वजह से जब होते हैं, हाँ, इसको बूम पीरियड कहते हैं और इसको जो है डिप्रेशन कहते हैं। तो जब इसकी वजह से होते हैं तो वो बेटा चक्रीय बेरोजगारी जो है कहलाती है। एक होती है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी कौन सी होती है? खुली बेरोजगारी और कुछ नहीं है, जो हमने अनैच्छिक जो पढ़ी थी ना, अनैच्छिक बेरोजगारी, वही है बेटा। ये अनैच्छिक बेरोजगारी कौन सी थी? वो सभी लोग जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहते हैं परंतु उन्हें काम नहीं मिल रहा, वो अनैच्छिक है। तो इसको खुली बेरोजगारी क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इसको हम मेजर कर सकते हैं कि कितने लोग बेरोजगार है, दिख रहा है ये हमें। हम कह रहे हैं भारत की बेरोजगारी 30% है, 20% है। तो ये हमें कैसे पता चला? हमने जो है लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस किया पहले, कि लेबर फोर्स अगर 80 है, वर्क फोर्स 60 है, तो 20 बंदे बेरोजगार है। इनका प्रतिशत निकाल लिया कि 100/10 के 20 बंदे बेरोजगार। तो इसको खुली बेरोजगारी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिखती है अर्थव्यवस्था के अंदर कि इतने लोग काम तो करना चाहते हैं परंतु इन्हें काम नहीं मिल रहा। तो खुली बेरोजगारी जो है वो अनैच्छिक बेरोजगारी ही है। तो ये वो टाइप है जो आपको हर जगह देखने के लिए मिलेंगे, गाँव शहरों कोई मैटर नहीं करता।
तो टॉपिक का जो नाम है ये बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कारण बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कोई भी लिख देगा। कब से पढ़ते ही आ रहे होगे आप कि जी भाई ये लिखना है बेरोजगारी क्यों होती है, तो ये तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि बेरोजगारी क्यों होती है। आप यहाँ पे लिखेंगे बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के क्या कारण हैं? सबसे पहला, बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा और जो सबसे मेन जो रीज़न है, जो जड़ है बेरोजगारी की, वो है बेटा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत जो है वो जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है, और जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है भारत की, हम बहुत ही जल्दी चाइना को भी पीछे छोड़ने वाले हैं और पहले नंबर पर आने वाले हैं। दिक्कत ये है, जनसंख्या बढ़ना बुरी बात नहीं है, चाइना की भी तो बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ना बुरी बात नहीं है, मैटर करता है जनसंख्या की वृद्धि की दर से, कि वो कितनी तेज रफ्तार से बढ़ रही है, ये मैटर करता है। भारत में क्या दिक्कत है, जनसंख्या की जो वृद्धि की जो दर है, मान लो वो है 8%, और जबकि रोजगार की कितनी है 2%। लो, मतलब जनसंख्या की जो वृद्धि की जो दर है वो रोजगार में वृद्धि की जो दर है उससे 4 गुना ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बेरोजगारी क्रिएट हो रही है। मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम क्रिएट हो रही हैं, और जनसंख्या की जो दर है, बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भारत के अंदर सबसे पहली बात तो इसका रीज़न क्या है भाई, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? जनसंख्या बढ़ने के जो बेसिकली जो रीज़न है बेटा, वो है सबसे पहला तो अशिक्षित का होना। सबसे पहला अशिक्षित का मतलब लैक ऑफ एजुकेशन। अगर अनपढ़ों की संख्या ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी अनपढ़ बंदे को उठा लीजिए जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, उसके बच्चे 5 से कम तो होंगे ही नहीं, तय है ये तो। 3 से ज़्यादा होंगे, 5 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो अशिक्षित लोग होते हैं उनका काम होता है सिर्फ बच्चे पैदा करना, सिंपल सी बात है। क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर इनके 5 बच्चे हैं ना, इनके पालन पोषण पे जितनी कॉस्टिंग लगेगी ये फ्यूचर में जाकर हमको कमा के देंगे। इसी वजह से इनके 5 बच्चे हैं इसके पास, तो ये 5 बच्चे, इनकी थिंकिंग ये रहती है कि इन 5 बच्चों को पालने में जितना खर्चा आएगा ना, 5 बच्चों को पालने में, ये फ्यूचर के अंदर हमें उससे ज़्यादा ही कमा के देंगे, इसलिए ये ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। सिंपल सी बात है, करेक्ट, बिल्कुल सीधा वर्ड में अगर हम बात करें। दूसरा, क्यों बढ़ रही है? नो फैमिली प्लानिंग, कोई वो ही नहीं है भाई। जो एजुकेटेड बंदे होते हैं, एजुकेटेड पढ़े लिखे जो शिक्षित होते हैं बेटा, आप कभी भी देख लीजिएगा, शिक्षित जो बच्चे कह रहा हूँ, शिक्षित जो परिवार होते हैं जिनके माता पिता पढ़े लिखे होते हैं, उनके बेटा 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ये तय है। लड़का है लड़की है बस ख़त्म, ठीक है। लेकिन जो अशिक्षित है, रेल लगा रखी है। तो यही डिफरेंस है शिक्षित और अशिक्षित में। शिक्षा का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जनसंख्या में वृद्धि और कोई बेटा सरकार इसकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेती है। सरकार जो है कोई पॉलिसी नहीं बनाती है, जैसे कि चाइना के अंदर था बेटा 1 चाइल्ड पॉलिसी, 1 बच्चा 1 शिशु नीति। 1 शिशु नीति थी पहले चाइना के अंदर, ठीक है, तब जाके वो पहले नंबर पे है, और भारत में तो कोई नीति नहीं है, फिर भी सोचो। तो ये हाँ, तो ये कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है। सबसे बड़ा मेन जो जड़ है बेरोजगारी का वो यही है बेटा। दूसरा जो इसका रीज़न है वो है संयुक्त परिवार प्रणाली, ये कह सकते हो। संयुक्त परिवार
या ये वाला छोड़ो, संयुक्त परिवार प्रणाली नहीं, आप यहाँ पे जो है इससे अच्छा ये लिखो, इससे अच्छा ये लिखो, अच्छे अच्छे पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, रुको ज़रा, ताकि एग्ज़ाम में आप लिख सको। यहाँ पे आप लिखेंगे संयुक्त परिवार प्रणाली, हटा दो, यहाँ पे आप लिखिए श्रमिकों की गतिशीलता, श्रमिकों की गतिशीलता। अब इसका क्या मतलब होता है श्रमिकों की गतिशीलता? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो मैं रहता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, तो मैं अभी ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, मैं बेरोज़गार हूँ, ठीक है, मैं बेरोज़गार हूँ, और मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरे को पढ़ाना है, लेकिन मैं भी गांव में रहता हूँ, तो गांव में कोई नहीं पढ़ता, बच्चे भी नहीं हैं इतने पढ़ने के लिए, तो मुझे काम धंधा नहीं मिल रहा। लेकिन मेरे को शहरों के अंदर मुझे पता है कि अगर मैं गांव से शहर की तरफ चला गया तो मुझे रोज़गार मिल जाएगा और मैं बेरोज़गारी से दूर हो जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे टीचिंग के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं अगर मैं गांव से शहर की तरफ चला गया तो। बट यहाँ मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, ठीक है, सब कुछ मेरा यहाँ सेट है। मैं अगर यहाँ जाऊँगा, घर चाहिए रहने के लिए, ठीक है, खाना पीना प्लस खर्चा सब कुछ चाहिए बेटा, घर पे रहना पड़ेगा, रेंट पे, खाना पीना मुझे खुद बनाना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा, खर्चा होता है बहुत सारा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने क्या छोड़ हटा, यही रहते हैं गांव में, गया ही नहीं वहाँ पे। जॉब है शहरों में, लेकिन लैक ऑफ मोबिलिटी, मैं वहाँ पे जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? मुझे लग रहा है कि यार वहाँ जाना, अपना घर लेना, खाना पीना, खर्चा होगा बहुत, हटा छोड़, यही मिल जाएगी कोई ना कोई, जब तक के लिए देखते रहते हैं। इसको कहते हैं श्रम की गतिशीलता। जॉब होते हुए भी, जॉब है दूसरी जगह लेकिन बंदा नहीं जा रहा वहाँ पे, इसको कहते हैं श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव भी लिख सकते हो। अच्छा, तीसरा आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? तीसरा आप यहाँ पे लिखेंगे नियोजन का अभाव, ये भी लिख सकते हो। नियोजन के अभाव का मतलब क्या होता है? नियोजन के अभाव का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ प्लानिंग। नियोजन का अभाव, इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि भारत के अंदर क्या है, ये कहता है डिमांड फॉर लेबर इज ग्रेटर देन सप्लाई फॉर लेबर। मतलब कोई प्लानिंग ही नहीं है भारत में कि कितने लोग चाहिए और कितने होने चाहिए, कोई प्लानिंग नहीं है भैया। डिमांड है 1000 बंदों की, और जैसे कोई भी जॉब निकलती है, 1000 बंदों की जॉब निकली, अप्लाई कितने करते हैं उसके लिए? 1 लाख बंदे तैयार है, सोचो 100 गुना बंदे। ये दिक्कत है भारत के अंदर कि कोई प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से बेरोजगारी क्रिएट होती है। शिक्षा प्रणाली में दोष, ये लिखेंगे, शिक्षा प्रणाली में दोष। एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है बेटा। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको क्या सिखाता है कि डिग्री कैसे मिलती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको क्या सिखाता है कि डिग्रियां कैसे मिलती है, ये डिग्री वो डिग्री, मास्टर फलाना, पीएचडी, डबल डे, बीटेक, ये वो फलाना, एक से एक डिग्री मिल जाएगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम ये नहीं सिखाता कि जॉब कैसे मिलती है, जॉब ये कैसे मिलेगी। जैसे कि आजकल एक वो आम आदमी वाले ने, केजरीवाल ने स्कूलों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप वाला एक वो चला रखा है स्कूलों के अंदर। तो वो क्यों चलाए हुआ है इल्मा? क्या होगा उससे? ताकि लोग अपना बिजनेस कर सकें। हाँ, सोचो वो जो है मनीष सिसोदिया जो है जात के स्कूलों में, वो जानते हैं कि सर नौकरियां नहीं है, वो जो मतलब बच्चों के आइडिया जो है देखता है कि भैया बच्चों के अंदर कितना दिमाग है, क्या क्या बच्चे कर सकते हैं, और उनके, हाँ जी, बिजनेसमैन कैसे बनाए। जॉब नहीं, जॉब खोजने वाला नहीं बनाना चाहता वो देश को, वो चाहता है कि वो जॉब क्रिएट करे लोगों के लिए। सोचो जब बिजनेस करेगा, अपना खोलेगा, तो जॉब क्रिएट होंगी ना, तो वो चाहता है कि वो जॉब
खोजने वाला नहीं, जॉब बनाने वाला बने बंदा। तो अभी एजुकेशन सिस्टम सही होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जब वो पूरी अप्लाई हो जाएगी और ये सब चीज़ें होंगी, तब जाके हमारा थोड़ा एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा। ठीक है, जैसे एक मूवी भी है, वो क्या नाम है उसका, चीट इंडिया, अगर आपने देखी है, वो इमरान हाशमी की है, चीट इंडिया। वो बड़ी गजब की मूवी है। उसमें बेटा, उसमें एजुकेशन सिस्टम के फॉल्ट बताए गए हैं कि एजुकेशन सिस्टम के क्या क्या फॉल्ट हैं। तो वो बहुत गजब की फिल्म है, अगर आप देखना उसको, बहुत ही अच्छी मूवी है वो। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लघु और कुटीर उद्योगों का अभाव, लघु और कुटीर उद्योगों, लघु और कुटीर उद्योगों का अभाव, ये भी आप लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग कौन से होते हैं, आपको पता ही होगा। कुटीर उद्योग वो होते हैं जो हाँ, जो घरों में, गांव में, घर में अपने परिवार के साथ ही मिलकर, परिवार के सदस्यों के साथ ही मिलकर छोटे मोटे काम करने लग जाते हैं। गुड़िया बनाना, मोमबत्ती बनाना, छोटे मोटे काम। कोई बाहर से लेबर हायर नहीं करनी, ना कोई मशीन वगैरह का इस्तेमाल करना। नो मशीन, नो मशीन, नो हायर्ड लेबर। ठीक है, नो मशीन, नो हायर्ड लेबर। घर के सदस्यों के साथ मिलकर ही काम धंधा हो रहा है, वो कुटीर होते हैं। और लघु कौन से होते हैं, जिसमें मशीन भी लगेगी, लेबर हायर्ड भी होगी, सब कुछ होगा बड़े लेवल पे। 5 करोड़ तक का जो बिजनेस होता है वो लघु उद्योग कहलाता है। ठीक है, तो ये बेटा बहुत ही लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं। ये श्रम प्रदान तकनीक का यूज़ करते हैं। लेकिन गांधी जी का भी ये कहना है कि अगर भैया बेरोज़गारी को दूर करना है तो इनकी इम्पोर्टेंस को पहचानो, इसको, ये जो है ये होने चाहिए, ये लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं, श्रम प्रदान होते हैं, ये इनको बनाना पड़ेगा, लेकिन ये है ही नहीं। फिर है लास्ट है बेटा, कम बचत तथा निवेश। जब होता क्या है, देखो, जब आय होती है, हमने ये पढ़ा y=c+s, कि या तो भोग हो जाता है या बचत हो जाती है। जैसे जैसे इनकम ज़्यादा होती है सेविंग ज़्यादा होती है, अब जैसे जैसे इनकम कम होती है सेविंग कम होती है। तो एस वाई पे डिपेंड है। ठीक है, फिर अब जब सेविंग ज़्यादा होती है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा का मतलब नए नए उद्योग खुलते हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, लोगों को काम धंधा मिलता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अब जब बेटा इनकम ही कम होगी तो सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, जब नए उद्योग ही नहीं खुलेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, लोगों को काम धंधा जो है नहीं मिलेगा। तो ये इसका मतलब है कम बचत और निवेश। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से बेरोजगारी होती है। अब क्वेश्चन है ये दूर कैसे होंगी। तो भाई सिंपल सा मतलब है, सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन भाई ठीक है, रीज़न तो है लेकिन सॉल्यूशन क्या है, तो सिंपल है, वो भाई जो प्रॉब्लम है उसी को तो दूर करना है। जैसे सबसे पहला क्या लिखा, सबसे पहला लिखा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, तो आप सबसे पहला लिखेंगे, सबसे पहला क्या लिखेंगे, जनसंख्या पर नियंत्रण, यही तो लिखोगे भाई। अगर जनसंख्या में वृद्धि बाधा आ रही है, बेरोजगारी का कारण बन रही है, तो जनसंख्या पे कंट्रोल कीजिए। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, श्रमिकों की गतिशीलता, उनमें लैक ऑफ मोबिलिटी है, तो कैसे भी करके उनकी मोबिलिटी को बढ़ाइए। शिक्षा प्रणाली में दोष, तो दूसरा लिख दीजिए शिक्षा प्रणाली में सुधार, शिक्षा प्रणाली में सुधार, ये लिख दीजिए। ठीक है, तीसरा मैंने क्या लिखा हुआ है, लघु और कुटीर उद्योगों का अभाव, तो तीसरे में लिख दीजिए लघु और उद्योगों में वृद्धि, लघु और मैं जुगाड़ बता रहा हूँ आपको कि आपको कुछ अलग से पॉइंट लर्न ना करना पड़े। लघु और कुटीर उद्योगों का अभाव, वैसे तो यही लिखा हुआ है, कोई अलग चीज़ नहीं है भाई, जो दिक्कत है उसी को तो सही करना पड़ेगा। कम बचत और निवेश लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिए अधिक बचत और निवेश, अधिक बचत और निवेश, ये लिख दीजिए। तो और क्या लिखा हुआ है मैंने, और
और आप ये दीजिए क्या कहते हैं जीडीपी में जीडीपी वगैरह में वृद्धि लिख दीजिए, ये लिख सकते हो। तो भाई जो प्रॉब्लम है उसी को ही तो समाधान करना पड़ेगा। और क्या लिख सकते हो बेटा इसके अंदर, और क्या, और इसका सॉल्यूशन क्या है, और इसका समाधान क्या है? अच्छा ठीक है मैम। हाँ वो और भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में और भी लिखा हुआ होगा। और जो सरकार अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, जो हमने टर्म 1 के अंदर निर्धनता के अंदर जो पढ़े थे बेटा, तो भाई सिंपल, भाई मैंने आपको बोला जो निर्धनता है, जो निर्धनता है, गरीबी जो है, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? बेरोजगारी। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? बेरोजगारी। अगर लोगों को काम धंधा मिल जाए तो गरीबी दूर हो जाएगी। और लोगों को काम धंधा कैसे मिलता है? सरकार उनके लिए अलग अलग तरीके के क्या करती है? कार्यक्रम बनाती है। ठीक है, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था मनरेगा है, काम के बदले अनाज है, SY फलाना ढिमकाना, ये अलग कई सारे तरीके के वो थे। ठीक है, अभाव की जगह विकास आएगा 3rd पॉइंट में। हाँ देखा, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। तुम कुछ कर तो सकते हो। दोष में अभाव क्यों आएगा सर? ओ 2 बंदे हैं। देखिए जी, तो ये जो है इसका सॉल्यूशन है, और ये कार्यक्रम भी है जो हमने वहाँ पे पढ़े थे, जिससे लोगों को काम धंधा मिलता है। इससे भी जो है क्या होती है? बेरोजगारी जो है वो दूर होती है। ठीक है, ये आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका बेटा चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर आपका कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर के अंदर आपने ये पढ़ा है कि भाई लेबर क्या होती है, लेबर कितने तरीके की होती है, श्रम बल, कार्यबल, श्रम की पूर्ति, और जॉबलेस ग्रोथ और पार्टिसिपेशन रेट क्या होते हैं। 7 वर्ड पढ़े हैं आपने, श्रम बल, कार्यबल, श्रम की पूर्ति, जॉबलेस ग्रोथ एंड पार्टिसिपेशन रेट, सहभागिता की दर, अनियमितीकरण, अनौपचारिकताकरण और व्यावसायिक ढांचा। 8 छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसके ऊपर डिफरेंस आ सकता है। औपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र में बहुत बारी आ जाता है डिफरेंस। और उसके बाद आपने पढ़ा बेरोजगार कौन है, बेरोजगारी कितने तरीके की होती है, क्या उसके रीज़न है और क्या उसका समाधान है। और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। समझ में आ रहा है विशाल? आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? कहाँ गायब हो? गायब कहाँ हो तुम, ये बताओ। स्कूल में था सर, तो थोड़ा व्यावसायिक संरचना आया था, हाँ तो मैं तो पर हमें समझ में ही नहीं आया। अब मुझे पता है ना ये जो है, ये जब किस्मत ख़राब होती है ना तो एग्ज़ाम में आ जाता है व्यावसायिक संरचना बताइए। अब ये टीचर पढ़ाता भी नहीं है, व्यावसायिक संरचना छोड़ देते हैं। व्यावसायिक संरचना में ढांचा, इसका अर्थ ही आता है, एग्ज़ाम अर्थ आया होगा कि व्यावसायिक संरचना से आप क्या समझते हैं। यस सर। हाँ, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में भी जो है बेटा, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आया हुआ था, ये शायद पिछले साल आया था या उसमें, तो उसमें भी बच्चे समझ नहीं पाए थे कि ये क्या आ गया, व्यावसायिक संरचना क्या होती है। तुमने भी छोड़ दिया होगा। सर हमारी मैम मुझसे पढ़ाती है एनसीईआरटी, तो पर हमारे पास एनसीईआरटी है नहीं, तो सर हम उसे ले लें या फिर आपके नोट से पढ़ें? नहीं ऐसा कोई ज़रूरी, TR जैन से भी पढ़ सकते हो।